हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मिस डीएनए की क्लासरूम में आप सबका वेलकम। मैं हूँ मिस डीएनए। मेरी लंबाई इतनी ज्यादा है कि मैं खुद को जमीन और सूरज के दरमियान 600 दफा खींचकर दोहरा कर सकती हूँ। तो आइए आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का तारुफ यानी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में बायोलॉजी की डिविजन्स और शाखें, ब्रांचेस एंड डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के दूसरे साइंसी अलूम से ताल्लुक, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज, बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे, करियर्स इन बायोलॉजी, कुरान एंड बायोलॉजी, कुरान और बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी का तारुफ यानी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में बायोलॉजी से मुराद जिंदगी का साइंसी मुतालिया है। लफ्ज बायोलॉजी 2 यूनानी यानी ग्रीक अल्फाज से अखज़ किया गया है। ये अल्फाज बायोस और लोगोस हैं। बायोस का लफ्जी मतलब जिंदगी और लोगोस का लफ्जी मतलब सोचना और वजह तलाश करना है। इंसान जानदारों के मुतालिक इल्म कैसे हासिल करता रहा है। फितरत को समझने और इसकी तारीफ करने के लिए ये लाजिम है कि जानदारों की साख्तों, स्ट्रक्चर्स, अफाल यानी फंक्शंस और दूसरे मुतल्लिका पहलुओं का मुतालिया किया जाए। जानदारों का इल्म हासिल करने से सेहत, खुराक और माहौल वगैरह से मुतल्लिका मसाइल की मालूमात और हल भी मिले हैं। आइए अब हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं जिसमें हम बायोलॉजी की डिविजन्स और उनकी मुख्तलिफ शाखों के बारे में जानेंगे। डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की डिविजन्स। बायोलॉजी की 3 मुख्तलिफ डिविजन्स हैं जो कि जानदारों के बड़े ग्रोहों की जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात का मुशाहिदा करती हैं। नंबर 1, ज़ूलॉजी। बायोलॉजी की ये डिवीजन जानवरों के बारे में स्टडी के साथ डील करती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से जानवर रहते हैं। उनमें से कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी में और कुछ दरख्तों पर रहते हैं। ज़मीन पर रहने वाले जानवरों की 4 टांगें होती हैं। कुछ जानवर ज़मीन पर रेंगते हैं जैसा कि सांप। कुछ जानवर हवा में उड़ते हैं। इन जानवरों के पर होते हैं जो इनको हवा में उड़ने में मदद देते हैं। इन जानवरों को उड़ने वाले परिंदे कहा जाता है। पानी में रहने वाले जानवरों के पर और गिलफड़े होते हैं जो उनकी तैरने और सांस लेने में मदद करते हैं। नंबर 2, बॉटनी। बायोलॉजी की ये डिवीजन पौधों के बारे में स्टडी के साथ डील करती है। हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ पौधे देखते हैं। इनमें से कुछ छोटे और कुछ बहुत बड़े होते हैं। बड़े पौधों को दरख्त कहा जाता है जबकि छोटे पौधों को झाड़ियाँ कहा जाता है। दरख्तों से हमें बहुत सी सब्जियां और मुख्तलिफ किस्म के फल हासिल होते हैं। नंबर 3, माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी की ये डिवीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी के साथ डील करती है जैसा कि बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। इनकी मुख्तलिफ अशकाल, हुजम और वजन होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसा कि वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और प्रोटोजुआ हैं। जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में जानने के लिए इन डिविजन्स को दर्ज झेल मजीद शाखों में तकसीम किया गया है। बायोलॉजी की शाखें, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मॉर्फोलॉजी। बायोलॉजी की ये शाख जानदारों की शक्ल और साख्त के बारे में स्टडी के साथ डील करती है। हर जानदार दूसरे जानदार से हुजम, शक्ल, साख्त और तरतीब में मुख्तलिफ होता है। इस शाख को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। एनाटमी। इसमें किसी भी जानदार के अंदरूनी हिस्सों की शक्ल और साख्त के बारे में पढ़ा जाता है, मसलन अज़ा और हड्डियाँ। इस शाख को इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी। टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हर सेल में मुनफरिद किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। इसका दारोमदार इस बात पर होता है कि एक जानदार किस किस्म के काम सरअंजाम देता है। लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों को खास तौर पर तैयार किए गए टिश्यूज की साख्त को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेल बायोलॉजी। सेल के फंक्शंस और साख्त की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं। ये शाख सेल डिवीजन की स्टडी के साथ भी डील करती है। फिजियोलॉजी। ये शाख जानदारों के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शंस की स्टडी के साथ डील करती है, मिसाल के तौर पर हाथों और जोड़ों की हरकत। जेनेटिक्स। विरासत में जीन्स और इनके किरदार की स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। विरासत का मतलब है
خصوصیات کی ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقلی، مثال کے طور پر بچوں کی ان کے والدین سے مشابہت۔ ایمبریولوجی، ایک ایمبریو سے ایک پورا جاندار بننے کے عمل کی اسٹڈی کو ایمبریولوجی کہتے ہیں۔ ایک جاندار کی انڈے سے نکلنے سے پہلے کے ابتدائی مراحل میں نشوونما کی اسٹڈی کو ایمبریولوجی کہتے ہیں۔ ٹیکسونومی، جانداروں کو ترتیب اور سائنسی نام دینے اور ان کو گروپس اور سب گروپس میں تقسیم کرنے کے عمل کو ٹیکسونومی کہتے ہیں۔ اس میں دنیا کے تمام پودے، جانور اور مائکرو آرگنزمز شامل ہیں۔ پیلینٹولوجی، یہ ان فوسلز کی اسٹڈی ہے جو کہ جانداروں کی باقیات ہیں اور جو ماضی میں موجود تھے اور جو کہ اب ناپید ہو چکے ہیں۔ انوائرمنٹل بائیولوجی، یہ جانداروں اور ان کے ماحول کے درمیان باہمی تعلق کا علم ہے، مثلاً پودوں کو سانس لینے اور نشوونما پانے کے لیے پانی اور سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوشیو بائیولوجی، یہ جانوروں کے رویوں اور عادات کو جاننے کا علم ہے جو کہ ایک معاشرہ بناتے ہیں۔ پیرسٹالوجی، یہ شاخ پیراسائٹس کی اسٹڈی کو ڈیل کرتی ہے۔ پیراسائٹس ایسے جاندار ہیں جو کہ دوسرے جانداروں سے خوراک لیتے ہیں اور بدلے میں انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کی ساخت، خوراک کی ترسیل کا طریقہ اور ہوسٹ پیراسائٹ ریلیشن سب پیرسٹالوجی میں پڑھا جاتا ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی، جانداروں سے ایسے مادے لینا جو کہ انسانیت کو فائدہ دیں۔ بیکنگ بریڈ بنانے کے لیے خمیر کا استعمال بائیو ٹیکنالوجی کی ایک مثال ہے۔ امیونولوجی، یہ جانوروں کے مدافعتی نظام کا علم ہے جو کہ جسم پہ حملہ آور جراثیم کا دفاع کرتا ہے۔ اینٹمولوجی، حشرات کے علم کو اینٹمولوجی کہتے ہیں۔ اس شاخ میں حشرات کی 1 ملین سے زیادہ انواع کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سب سے زیادہ تعداد میں پائے جانے والے جانور ہیں۔ اس میں ان کے حجم، ساخت، شکل اور ترتیب کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ فارماکولوجی، یہ ادویات بنانے اور ادویات کا جانداروں پر اثرات جاننے کا علم ہے۔ اس میں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف ادویات بنائی جاتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس اینیمیٹڈ ویڈیو کی مدد سے سمجھ آ گئی ہوگی بایولوجی کی ڈویژنز اور ان کی شاخوں کے بارے میں۔ آئیے اب ہم ریلیشن شپ آف بایولوجی ٹو ادر سائنسز یعنی بایولوجی کا دوسرے سائنسی علوم سے تعلق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بایولوجی کا دوسرے سائنسی علوم سے تعلق، ریلیشن شپ آف بایولوجی ٹو ادر سائنسز۔ بایو فزکس، اس کا تعلق فزکس کے ان قوانین کے مطالعے سے ہے جن کا اطلاق بایولوجیکل مظاہر پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فزکس میں لیور اور بایولوجی میں جانوروں کی ٹانگوں کے کام کرنے کے اصول ایک سے ہیں۔ بایو کیمسٹری، اس کا تعلق جانداروں میں موجود مختلف کمپاؤنڈز اور کیمیکل ری ایکشنز کے مطالعے سے ہے۔ مثال کے طور پر فوٹوسنتھسس اور ریسپائریشن کے بنیادی میٹابولزم کو سمجھنے کے لیے کیمسٹری کا علم استعمال کیا جاتا ہے۔ بایو میتھمیٹکس اور بایو میٹری۔ بایو میتھمیٹکس یا بایو میٹری، اس کا تعلق میتھمیٹکس کے اصول اور طریقے استعمال کر کے بایولوجیکل اعمال کے مطالعے سے ہے۔ مثال کے طور پر تجرباتی کام کے بعد اکٹھے ہونے والے اعداد و شمار کے تجزیے کے لیے بایولوجسٹ کو میتھمیٹکس کے اصول استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ بایو جیوگرافی، اس کا تعلق زمین کے مختلف جغرافیائی حصوں میں جانداروں کی اسپیشیز کی موجودگی اور پھیلاؤ کے مطالعے سے ہے۔ بایو جیوگرافی کے ذریعے مخصوص جغرافیائی علاقوں کی خصوصیات کے علم کو استعمال کر کے وہاں پائے جانے والے جانداروں کی خصوصیات کا تعین کیا جاتا ہے۔ بایو اکنامکس، اس کا تعلق معاشی حوالے سے جانداروں کے مطالعے سے ہے۔ مثال کے طور پر بایو اکنامکس کے ذریعے گندم کی فصل پر لگائے جانے والا سرمایہ اور اس کی قیمت فروخت کا حساب کر کے نقصان یا نفع کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ بایولوجی سے منسلک پیشے، کریئرز ان بایولوجی، میڈیسن، سرجری۔ میڈیسن کے پیشے کا تعلق انسان میں بیماریوں کی تشخیص اور علاج سے ہے۔ سرجری میں جسم کے حصے مرمت کیے جا سکتے ہیں، تبدیل کیے جا سکتے ہیں یا نکالے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر رینل سرجری کے ذریعے گردوں کی پتھری نکالنا، گردوں اور جگر کی پیوند کاری یعنی ٹرانسپلانٹیشن وغیرہ۔ فشریز،
माही परवरी यानी मछलियों की पैदावारी का पेशा फिशरीज कहलाता है। ज़राअत या एग्रीकल्चर, ये पेशा ग़िज़ाई फसलों और उन जानवरों से मुतालिक है जो खुराक के ज़राए हैं। एक ज़रई माहिर फसलों मसलन गंदम, चावल, मकई वगैरह और जानवरों मसलन भैंस, गाय वगैरह की पैदावार में बेहतरी के लिए तहकीक करता है। इल्मे हैवानियात परवरी, एनिमल हस्बेंड्री, ये एग्रीकल्चर की एक शाख है जिसमें पालतू जानवरों, माल मवेशी लाइफ स्टॉक मसलन भेड़, गाय, भैंस वगैरह की हिफाजत और नस्ल कशी यानी ब्रीडिंग की जाती है। हॉर्टिकल्चर, इसका ताल्लुक बागबानी से है। इसका माहिर आराइशी पौधों और फलों वाले पौधों की मौजूदा अक़साम की बेहतरी के लिए और नई अक़साम पैदा करने के लिए काम करता है। फार्मिंग, इस पेशे का ताल्लुक मुख्तलिफ अक़साम के फार्म तैयार और महफूज करने से है। मिसाल के तौर पर कुछ फार्म्स में नस्ल कशी के ऐसे तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे ज्यादा प्रोटीन्स और दूध देने वाले जानवर पैदा हों। पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों और अंडों की पैदावार हासिल की जाती है। फॉरेस्ट्री में पेशावर कुदरती जंगलात की हिफाजत करते हैं और हुकूमत को मसनूई जंगलात की काश्त और नशोनुमा के मशवरे देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी में ये जदीद तरीन पेशा है। इसके माहिर वो महकीक और अमली काम करते हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुफीद मसनूआत बनवाई जाती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए अब कुरान और बायोलॉजी के मुताला देखते हैं। कुरान और बायोलॉजी। कुरान पाक में कई जगहों पर अल्लाह ताला जिंदगी की इब्तिदा और जानदारों के खवास के मुतालिक इशारे देते हैं। इन्हीं आयात में नसीहत की गई है कि इशारे पाने के बाद इंसान जिंदगी के नामालूम पहलुओं की खोज भी लगाए। यहाँ हम इन रहनुमा असूलों की चंद मिसालें देखेंगे। हमने हर जिंदा चीज पानी से तख्लीक की, सूरह अंबिया आयत नंबर 30। हम जानते हैं कि पानी तमाम जानदारों के प्रोटोप्लाज्म का 60 to 70% बनाता है। हम ये भी जानते हैं कि जिंदगी का आगाज पानी में हुआ था। मदरजा वाला आयत तमाम जानदारों की पानी में मुश्तरका इब्तिदा का इशारा भी देती है। आइए अब हम सिमुलेशन देखते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की शाखें। इनमें से एक सही जवाब को उस टोकरी में डालें। इस शख्स का ताल्लुक जानदारों की बनावट और साख्तों के मुतालिया से है। सोचिए वो कौन सी शाख होगी? जी हाँ, वो शाख मॉर्फोलॉजी है। वेरी गुड, ये सही जवाब है। अंदरूनी साख्तों के मुताले को क्या कहते हैं? सोचिए, जरा गौर कीजिए। वेरी नाइस, अंदरूनी साख्तों के मुताले को एनाटॉमी कहते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है। बहुत खूब बच्चों, वेल डन। जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया करना क्या कहलाता है? जी तो बच्चों, अपने जहन पे जरा जोर दीजिए। वेरी गुड, ये हिस्टोलॉजी कहलाता है। वेल डन, आई एम इम्प्रेस्ड। सेल और सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स की साख्तों और अफाल का मुतालिया क्या कहलाता है? थिंक। वेल डन, ये सेल बायोलॉजी कहलाता है। दिस गोना बी इंटरेस्टिंग। इस शाख में जानदारों के जिस्म में सर अंजाम दिए जाने वाले अफाल के बारे में इल्म हासिल किया जाता है। जरा सोचिए वो क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये शाख फिजियोलॉजी है। एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनने का अमल यानी डेवलपमेंट का मुतालिया क्या कहलाता है? जरा गौर कीजिए और सोचिए कि मैंने क्या पूछा है। जेनेटिक्स? ओह नो, ये जवाब गलत है। और सोचिए, जरा जहन पे जोर दीजिए, इसका सही जवाब सोचिए। जी हाँ, ये अमल एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। वेल डन। ये शाख जानदारों के साइंसी नाम रखने और उनके ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स में ग्रोबंदी यानी क्लासिफिकेशन का अमल है। जी हाँ, जरा सोचिए कि ये कौन सी शाख होगी? क्या बात है, आपने तो बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। ये शाख टेक्सोनोमी है। विरासत से मुराद खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना है। गौर कीजिए और सोचिए, आराम से सोचिए। जी हाँ, इस शाख का नाम जेनेटिक्स है।
फॉसिल से मुराद नापैद एक्सटिंक्ट हो चुके जानदारों की बाकियात हैं। जरा सोचिए और गौर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। सवाल पे गौर कीजिएगा। जी हाँ, ये पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। जानदारों और उनके माहौल के दरमियान बाहमी अमल का मुतालिया क्या कहलाता है? मेरा ख्याल है आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, ये बहुत आसान है। वेरी गुड, ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। ये शाख इन जानदारों के मुआशरती रवैयों से मुतालिक है जो मुआशरे यानी सोसाइटीज बनाकर रखते हैं। ओके, थिंक ओवर इट कि कौन सी शाख होगी। वेल डन, ये शाख सोशियो बायोलॉजी है। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब, बहुत मजा आ रहा है। कौन सी शाख पैरासाइट्स के इल्म से मुतालिक है? ऑलराइट, गौर कीजिए। जी हाँ, ये शाख पेरिस्टोलॉजी कहलाती है। किस शाख का ताल्लुक जानदारों के ऐसे मादे हासिल करने से है जिनसे इंसानियत को फायदा पहुंचता हो? एक्सेलेंट, ये शाख बायोटेक्नोलॉजी है। ये मुतालिया जानवरों के मदाफती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम का अमल है जो जिस्म में नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ दिफा करता है। मेरा ख्याल है नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये शाख कौन सी हो सकती है। ये शाख इम्यूनोलॉजी कहलाती है। हशरात का मुतालिया क्या कहलाता है? जी बच्चों, मुझे आपके जवाब का इंतजार है। वेरी नाइस, ये शाख एंटोमोलॉजी है। वेल डन। मेडिसिन और जानदारों के जिस्म पर इनके असरात का मुतालिया किया जाता है। जी हाँ, ये शाख फार्माकोलॉजी कहलाती है। वेल डन बच्चों, हमारा ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था और मुझे लगता है मेरे साथ साथ आपने भी खूब एंजॉय किया होगा। उम्मीद है इस सिमुलेशन से आपको बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक के बारे में समझ आ गई होगी। आइए अब कुछ सवालात देखते हैं। इस सवाल में पूछा गया है कि ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ हिस्सों के अफ़आल के मुताले को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजियोलॉजी, नन ऑफ द अबव। सोचिए और इसका जवाब बताइए कि क्या हो सकता है। जी हाँ, फिजियोलॉजी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। इस सवाल में पूछा गया है कि कितने % पानी तमाम जानदारों के प्रोटोप्लाज्म को बनाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 80 to 90%, 50 to 60%, 40 to 50%, 60 to 70%। सोचिए और इसका जवाब दीजिए कि क्या हो सकता है। जी हाँ, 60 to 70% इज द राइट आंसर। वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। फिजिक्स के असूलों का इत्तलाक होता है। ऑप्शन 1 बायोलॉजिकल फिनोमिना, ऑप्शन 2 बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन 3 फिजियोलॉजी, ऑप्शन 4 एनवायरमेंटल बायोलॉजी। जरा गौर से सवाल को पढ़िए और सोचिए। जी हाँ, बायोलॉजिकल फिनोमिना दुरुस्त जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में करेक्टिव ट्रांसमिशन किसको कहते हैं? ऑप्शन 1 जीनोम, ऑप्शन 2 जेनेटिक्स, ऑप्शन 3 जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन 4 ऑल। सोचिए और जवाब दीजिए। जी हाँ, जेनेटिक्स इज द राइट आंसर। वेल डन स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने घरों में महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज।